हेलो दोस्तों, आज है 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। सरकारी कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, आम जनता के लिए, किसान भाइयों के लिए, माताओं और बहनों के लिए देश के अलग अलग राज्यों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरें जानेंगे। वीडियो को आप पूरा ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बताएं कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नवंबर का दिन यानी आज देशवासियों के लिए ऐतिहासिक करार दिया है। और आपको बताएं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में साल भर चलने वाले समारोह की शुरुआत करेंगे और इस अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि हम वंदे मातरम गान के गौरवशाली 150 वर्षों का उत्सव मनाने जा रहे हैं। वंदे मातरम, जिसका संस्कृत में अर्थ होता है मैं तेरी स्तुति करता हूँ माँ, और ये भारत का राष्ट्रीय गीत है और इसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने की थी। 65 सेकंड यानी 1 मिनट 5 सेकंड में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया जाता है और इसे पहली बार साल 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में सार्वजनिक रूप से गाया गया था। और ऐसे में वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर आज देश भर में उत्सव मनाया जा रहा है। आप भी कमेंट बॉक्स में वंदे मातरम जरूर लिखिएगा। भारत माता की जय। दरअसल दोस्तों, 7 नवंबर 1875 को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखी गई ये रचना भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आत्मा बन गई थी। और ये गीत केवल एक कविता नहीं बल्कि ये भारत की एकता, त्याग और मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा का प्रतीक है। और इसी गीत ने आजादी के संघर्ष में हमारे लाखों देशवासियों को नई ऊर्जा दी थी। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बंगाल के महान साहित्यकार और विचारक थे। क्रांतिकारियों पर इस गीत का अलग ही प्रभाव देखने को मिला था। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, देश में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है और ऐसा दावा किया गया कि दिल्ली में 22 लाख बच्चों के फेफड़े खराब, प्रदूषण को अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाए। भारत भर में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका ल्यूक क्रिस्टोफर काउंटिनो ने दायर की है और वे पीएम नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट के वेलनेस चैंपियन यानी दूत भी रहे हैं। क्रिस्टोफर का यह कहना है कि देश में वायु प्रदूषण का स्तर पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के अनुपात में पहुंच गया है, जिससे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। याचिका में यह भी कहा गया कि अकेले दिल्ली में करीब 22 लाख स्कूली बच्चों को फेफड़ों में इतना नुकसान हो चुका है कि उनकी रिकवरी मुश्किल है। इसकी पुष्टि सरकारी और मेडिकल स्टडी से भी हुई है। तो ऐसे में याचिका में कई बड़े दावे किए गए। हालांकि आपको बताएं, 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछा था कि प्रदूषण रोकने के लिए क्या किया गया। अच्छा, इसके अलावा बिहार से बड़ी खबर आप देख सकते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग गुरुवार को खत्म हुई। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक 64.46% वोटिंग हुई है। 2020 चुनाव के पहले फेज में सिर्फ 55.68% वोटिंग हुई थी। यानी पहले फेज की बिहार में वोटिंग खत्म होने के साथ ही 18 जिलों की 121 सीटों पर 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है और इनमें से 104 सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि 17 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबले। आपको बताएं, बिहार की 243 सीटों पर 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। 14 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। कुल मिलाकर बिहार में पहले चरण के मतदान में बम्पर वोटिंग हुई है। गुरुवार को रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ। 64.46% मतदान हुआ है। वहीं आपको बताएं, बिहार में पहले चरण की वोटिंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अररिया में रैली को संबोधित किया और पीएम मोदी ने इस दौरान महागठबंधन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आरजेडी को देश की सुरक्षा ही नहीं, देश की आस्था से भी कोई मतलब नहीं है। वे हमारी संस्कृति और आस्था का अपमान करते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बिहार चुनावी मंच से लालू प्रसाद यादव और महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। चारा घोटाले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर आरजेडी सत्ता में आई तो गरीबों का राशन भी हजम कर लेगी। चलिए, दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताते हैं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025-26 में लेफ्ट पैनल के उम्मीदवारों ने सेंट्रल पैनल के 4 पदों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी को हार का सामना करना पड़ा। वामपंथी गठबंधन ने अध्यक्ष समेत सभी प्रमुख पदों पर कब्जा जमाया है। एबीवीपी की हार के कारणों में जमीनी स्तर पर सतर्कता की कमी और वाम दलों का गठबंधन शामिल है। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए आप। आजकल शेयर मार्केट में हर कोई निवेश कर रहा है। काफी ज्यादा छोटे मोटे बड़े बड़े ऐप आ गए हैं, जैसे फोन में इंस्टॉल किया और शेयर मार्केट में आजकल शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, मुनाफा कमाते हैं, नुकसान करते हैं। और इसी बीच F&O भी आपको पता ही है, शेयर बाजार में जो बाई सेल करते हैं उनके लिए बहुत ही बड़ा टर्म है। फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग इसको कहा जाता है और अभी हाल ही में इसको लेकर एक बड़ा विवाद भी सामने आया था। लेकिन अब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि F&O ट्रेडिंग पर रोक नहीं लगा सकते हैं। फ्यूचर और ऑप्शन पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार रुकावटों को दूर करने के लिए है और निवेशकों को जोखिमों को समझना चाहिए। इधर आप देखिए, बांग्लादेश में प्याज हो गया है। प्याज के दाम बेकाबू हो गए हैं। आम जनता के लिए प्याज खरीदना वहाँ बड़ा मुश्किल हो रहा है। भारत ने जैसे ही प्याज रोका, बांग्लादेश में बवाल मच गया और दाम आसमान पर पहुंच गए। बांग्लादेश के बाजारों में कुछ
ही दिनों में प्याज की कीमतें दोगुनी हो गई हैं और प्याज 110 से 120 टका प्रति किलो बिक रहा है, जो भी हाल ही में 60 टका किलो मिल रहा था। भारत ने प्याज रोका और सप्लाई पर यह बड़ा असर देखने को मिला। इधर आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस गिरफ्तारी का कारण लिखित में दें, ऐसी भाषा में दें जो समझ में आ जाए। नियम नहीं मानने पर गिरफ्तारी रिमांड अवैध माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए तो पुलिस उसे लिखकर बताएं कि उसे क्यों पकड़ा गया है और ये जानकारी उसे समझ में आने वाली भाषा में दी जाए। अपराध या कानून कोई भी हो, ये नियम हर हालत में लागू होना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी को गिरफ्तार करने से पहले या तुरंत बाद लिखित में कारण नहीं दिया गया तो सिर्फ इसी वजह से गिरफ्तारी रद्द नहीं होगी, लेकिन यह जरूरी है कि गिरफ्तार व्यक्ति को लिखित जानकारी उचित समय के अंदर जरूर दी जाए। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस फैसले की कॉपी सभी हाई कोर्ट और सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भी भेजी जाए। इधर आप देखिए, एआई आजकल काफी ज्यादा बड़ी बड़ी खबरें ला रहा है। एआई की वजह से अब सीईओ की कुर्सी तक भी खतरे में बताई जा रही है। इंसानों से बेहतर ये कंपनी चला पाएंगे। ओपन एआई, चैट जीपीटी नाम तो आपने सुने होंगे। इस कंपनी के जो सीईओ है सैम ऑल्टमैन, उन्होंने ये माना कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों की जगह ले लेगा और यहाँ तक कि सीईओ की कुर्सी भी छीन सकती है। उन्होंने कहा कि अगर ओपन एआई पहली कंपनी नहीं बनी जिसे एआई चलाए तो ये उनके लिए बड़े शर्म की बात होगी। यानी दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल तेजी से तरक्की कर रहा है। काम करने के तरीकों में भी बड़ा बदलाव हो रहा है। मेडिकल सेक्टर हो या फिर बीमा, फाइनेंस, कोई सा भी सेक्टर आज एआई से अछूता नहीं है। सब में एआई का इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसे में नौकरियों को लेकर भी एआई बड़ी उथल पुथल मचाएगा। हालांकि नई नौकरियां भी क्रिएट होगी, लेकिन समय के साथ हमें अपडेट रहना पड़ेगा। केवल डिग्री डिप्लोमा से अब काम चलने वाला नहीं है। तकनीक को साथ में रखकर चलना पड़ेगा और तकनीक के साथ चलने की हमें आदत डालनी पड़ेगी, तभी हम आजकल के इस जमाने में आगे बढ़ पाएंगे। और चैट जीपीटी भी हाल ही में आपको बताई है पूरे भारतवासियों के लिए 1 साल तक के लिए फ्री हो चुका है। चलिए, बड़ी खबर आप देखिए, परोपकार से जुड़ी हुई है। देश के दानवीरों की ओर से दान किए गए आंकड़े सामने आए। एडेल गिव हुरोन इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत के सबसे उदार लोगों ने 2025 में सामूहिक रूप से 10,380 करोड़ रुपए दान दिए हैं। सूची में 191 दानवीरों को शामिल किया गया है और इसमें 12 नए मेंबर भी शामिल हुए हैं। सूची में HCL टेक्नोलॉजी के संस्थापक शिव नादर और उनका परिवार 2708 करोड़ रुपए के सालाना दान के साथ टॉप पर है। यह लिस्ट में आप देख सकते हैं कि किसने कितना दान दिया है। गौतम अदानी और परिवार 386 करोड़ रुपए दान किए। मुकेश अंबानी और परिवार 626 करोड़ रुपए, बजाज परिवार 446 करोड़ रुपए। इस लिस्ट में आपको जानकारी बताई गई है। इधर इंदौर के विनोद अग्रवाल देश के 71वें सबसे बड़े दानदाता बने। हुरोन इंडिया ने 185 प्रमुख परोपकारियों की लिस्ट जारी की। साथ ही आप देख सकते हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और कहा कि मैं भारत जाऊंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। उन्होंने कहा कि वे दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के प्रयासों के तहत अगले साल भारत आने की योजना बना रहे हैं। इधर भारत की ऑस्ट्रेलिया पर T20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत हो गई है। भारत ने चौथे T20 मैच में ऑस्ट्रेलिया को 48 रन से हरा दिया और ये इंडिया की ऑस्ट्रेलिया पर T20 में दूसरी सबसे बड़ी जीत रही। राजस्थान के कोटा में 180 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ी स्लीपर वंदे भारत लोको पायलट के केबिन में रखा पानी भी नहीं छलका। ये ट्रेन पूरी तरह ऑटोमेटिक है। राजस्थान के कोटा में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से स्लीपर वंदे भारत ट्रेन दौड़ी। आपको बताएं, स्वदेशी तकनीक से निर्मित इस ट्रेन का 2 से 17 नवंबर तक ट्रायल चल रहा है। इधर देखिए आप, पतंजलि ने दूसरे ब्रांड के च्यवनप्राश को धोखा कहा। डाबर की शिकायत पर हाईकोर्ट ने कहा कि फ्रॉड की जगह लो क्वालिटी कह लो, क्या दिक्कत है। साथ ही आप देखिए, बिहार के डिप्टी सीएम की गाड़ी पर गोबर चप्पल फेंकी गई। विजय सिन्हा राजद MLC के बीच सड़क पर भिड़ गए। बिहार के उप मुख्यमंत्री और लखीसराय से बीजेपी कैंडिडेट विजय कुमार सिन्हा की गाड़ी पर गुरुवार को गोबर और चप्पलें फेंकी गई। विजय सिन्हा ने कहा कि गाड़ी पर पथराव भी हुआ है और ये हमला RJD के लोगों ने किया है। विजय सिन्हा के मुताबिक कुछ लोगों ने चप्पलें फेंकी, पथराव किया और मुर्दाबाद के नारे लगाए और उन्हें गाँव में जाने से भी रोक दिया। ममता बनर्जी ने SIR फॉर्म लेने का दावा खारिज किया है। कहा कि जब तक हर बंगाली से नहीं भरता है, मैं भी नहीं भरूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को SIR फॉर्म स्वीकार करने के दावे को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि जब तक बंगाल का हर व्यक्ति फॉर्म नहीं भरता तब तक वैसा नहीं करेंगी। साथ ही आप देखिए, सट्टेबाजी केस में रैना और धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच हुई है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया। ईडी ने गुरुवार को पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना और शिखर धवन की 11.14 करोड़ की संपत्ति अटैच की है। जांच एजेंसी के मुताबिक सट्टेबाजी ऐप से कमाई हुई और इस कमाई का इस्तेमाल निवेश और संपत्ति खरीद में किया गया। ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून PMLA के तहत की गई है। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी देखने को मिल रही है। तापमान माइनस में चल रहा है। साथ ही दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में ठंड भी बढ़ने लगी है। पारा 3 डिग्री तक गिर गया है। हिमालय के 3 राज्यों जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड में भी ठंडी हवाएं चलने से तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर फिर हमला, सीज फायर तोड़ आम नागरिकों को निशाना बनाया। वहीं
तालिबान ने भी जवाबी गोलाबारी की है। बड़ी खबर देखिए कर्नाटक से। कर्नाटक हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी गई थी। दरअसल सिंगल जज बेंच ने राज्य सरकार के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें सार्वजनिक जगहों पर आरएसएस की शाखा लगाने और निजी संगठनों की बिना अनुमति गतिविधियां बैन कर दी गई थी। वहीं आप देखिए बिहार में अब शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों की जगह नहीं। बगा में अमित शाह ने कहा कि किसी की हिम्मत नहीं जो जीविका दीदियों से 10-10 हजार वापस लें। जापान में भालुओं को पकड़ने के लिए सेना तैनात की गई है। भालू विभाग के अधिकारियों के मुताबिक यहाँ के पहाड़ी इलाकों में भालुओं का आतंक बढ़ता जा रहा है। इधर आप देखिए राहुल गांधी ने कहा कि इंस्टा फेसबुक 21वीं सदी का नशा है। पूर्णिया में कहा कि मोदी सस्ता डेटा देकर युवाओं को इसका आदी बना रहे हैं। वहीं आप देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक जनसभा को संबोधित किया। 20 महीने में करेंगे 20 साल का काम, तेजस्वी यादव ने कहा। तेजस्वी बिहार का बेटा, रुकने वाला नहीं, एक बिहारी सब पर भारी। इसके अलावा आपको बताएं गुजरात से बड़ी खबर। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल 7 नवंबर यानी आज शुक्रवार को आद्य शक्ति धाम अंबाजी से जनजातीय गौरव यात्रा का शुभारंभ करेंगे। ये यात्रा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के मौके पर आयोजित की जा रही है और 7 से 13 नवंबर तक अंबाजी से एकता नगर तथा उमरगाम से एकता नगर रूट पर इस यात्रा का भ्रमण होगा। इधर अजमेर शरीफ दरगाह प्रबंधन समिति को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार को 3 महीने का समय दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 3 महीने के भीतर समिति के सदस्यों की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। थाईलैंड से 270 भारतीयों की वतन वापसी, इसमें 26 महिलाएं भी शामिल हैं। ये वो लोग हैं जिनसे वहां जबरन साइबर धोखाधड़ी करवाई जा रही थी। भारतीय दूतावासों के प्रयासों से यह सफल वापसी हो पाई है। वहीं आपको बताएं कैंसर मरीजों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्र सरकार ने जीन थेरेपी इलाज को लेकर बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने जीन थेरेपी के अग्रणी इम्यूनो एक्ट को फंड दिया है ताकि जीन वितरण प्रणाली को बढ़ावा दिया जा सके और ऐसे में कैंसर मरीजों का इलाज सस्ता होगा। ये उन मरीजों के लिए बड़ी राहत होगी जो पैसे के अभाव में इलाज नहीं करा पाते हैं। वीजा नियमों में कनाडा ने बड़ा बदलाव कर दिया है। कनाडा ने 2026 से 2028 के लिए अपना नया इमिग्रेशन प्लान जारी किया है। इस योजना में देश ने वहां स्थायी निवासियों की संख्या स्थिर रखने का फैसला लिया, जबकि अस्थायी निवासियों खास तौर पर विदेशी छात्रों की संख्या में भारी कमी की गई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक ने इतिहास रचा है। बैंक का शेयर 971.15 के अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचा और ऐसे में बैंक की मार्केट वैल्यू पहली बार $100 अरब के पार हो गई। भारतीय स्टेट बैंक ने गुरुवार को इतिहास रचा है। इसके अलावा देखिए आप अनिल अंबानी को ईडी ने फिर से समन जारी किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया। रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड पर एसबीआई के साथ 2929 करोड़ रुपए की ऋण धोखाधड़ी का आरोप है। उत्तराखंड आने वाले सैलानी एक्सप्लोर कर पाएंगे नए टूरिस्ट प्लेस। 62 डेस्टिनेशन डेवलप कर रही सरकार। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में 62 नए डेस्टिनेशन विकसित किए जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर देखिए। दिल्ली में मात्र 11,80,000 रुपए में फ्लैट खरीदने का मौका। आज 7 नवंबर से बुकिंग शुरू हो रही है। डीडीए के मुताबिक ये फ्लैट दिल्ली के नरेला, रोहिणी, रामगढ़ कॉलोनी और शिवाजी मार्ग में उपलब्ध है। इस नई स्कीम के तहत आज शुक्रवार को दोपहर 12 बजे से फ्लैट की बुकिंग कर पाएंगे। 45 साल से ऊपर के ड्राइवरों की आंखों का टेस्ट होगा। राजस्थान से बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में भी लगातार सड़क हादसों में लोगों की जान जाने के बाद अब सरकार ने 45 साल से ज्यादा उम्र के सभी ड्राइवरों की आंखों की जांच कराने का फैसला किया है और स्वास्थ्य विभाग को 1 महीने तक आई टेस्ट अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। वहीं गृह विभाग ने आदेश जारी किया और कहा कि यदि किसी डॉक्टर ने ड्राइवर को आंखों के विजन का गलत सर्टिफिकेट जारी कर दिया है तो उसके आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू हुआ है तो फिर संबंधित डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई होगी। साथ ही राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव में 30 साल पुराना कानून बदलने की तैयारियां, लगातार ऐसी खबरें चल रही हैं। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव लड़ने के लिए 2 बच्चों की बाध्यता हट सकती है। 2 बच्चों से ज्यादा होने पर चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराने के प्रावधान को बदलने के लिए सरकारी स्तर पर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और आपको बताएं 2 से ज्यादा बच्चे होने पर भी चुनाव लड़ने का प्रावधान करने के लिए विधि विभाग को अध्यादेश का एक ड्राफ्ट भी भेजा गया है। पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने इसके लिए विधि विभाग को अलग अलग प्रस्ताव भेजे हैं। विधि विभाग से जैसे मंजूरी आएगी उसके बाद अध्यादेश को कैबिनेट में रखा जाएगा और कैबिनेट की मंजूरी के बाद अध्यादेश लाया जाएगा। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तारीख में बदलाव किया। अब 1 दिसंबर की जगह 7 दिसंबर से शुरू होगी परीक्षा। साथ ही राजस्थान में 7,759 पदों पर शिक्षकों की भर्ती आज 7 नवंबर से 6 दिसंबर तक आवेदन कर पाएंगे। कर्मचारी चयन बोर्ड ने शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जयपुर में 3 दिन बाद होगा एक नगर निगम। संभागीय आयुक्त होंगे प्रशासक। अब 3 अतिरिक्त आयुक्त भी। कई नए पदों का भी प्रस्ताव भेजा गया है। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर और नगर निगम हेरिटेज का कार्यकाल 3 दिन बाद 9 नवंबर को पूरा हो जाएगा और इसके बाद फिर यहाँ एक नगर निगम ही संचालित होगा। साथ ही आप देखिए राजस्थान में रोबोट से नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। राजस्थान में पहली बार गीतांजलि हॉस्पिटल में शुरू हुई है। सर्जरी को परफेक्ट बनाएगी। राजस्थान के उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने एक और उपलब्धि हासिल करते हुए वेलियस रोबोटिक असिस्टेंट सॉल्यूशन के माध्यम से सफल रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की शुरुआत की है। साथ ही आप देखिए वंदे मातरम गीत के 150 साल पूरे होने पर आज शुक्रवार सुबह जयपुर में भी राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में करीब
50,000 लोग शामिल होंगे और इस मौके पर सभी लोग वंदे मातरम गीत का सामूहिक गायन भी करेंगे। वहीं जोधपुर भोपाल एक्सप्रेस ट्रेन एक ट्रिप नहीं चलेगी। जयपुर रेलवे स्टेशन पर रीडेवलपमेंट काम के चलते ये निर्णय लिया गया है। जयपुर रेलवे स्टेशन पर चल रहे पुनर्विकास कार्यों के चलते ट्रेन संख्या 14,813/14 एक्सप्रेस 23 नवंबर को जोधपुर से और 24 नवंबर को भोपाल से एक फेरे के लिए पूरी तरह रद्द रहेगी। साथ ही आपको बताएं, राजस्थान में सीनियर IAS मौखिक चर्चा करने की आड़ में 15% फाइलें अटका रहे हैं, जबकि CS के ये निर्देश हैं कि डिस्कस या स्पीक के नाम पर कोई भी अधिकारी फाइलें नहीं रोकें। साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, राजस्थान प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव में पहली बार OBC आरक्षण का निर्धारण सीट वाइज सर्वे के आधार पर किया जाएगा। राजस्थान में इसे लेकर OBC प्रतिनिधित्व आयोग का गठन 4 महीने पहले ही किया जा चुका है और ऐसे में अब आयोग प्रदेश भर के OBC परिवारों का सर्वे कराने की तैयारी में है। मध्य प्रदेश में घरेलू गैस वितरकों की नो मनी नो एंट्री हड़ताल हुई। गुरुवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे। मध्य प्रदेश के LPG वितरक गुरुवार को एक दिन की हड़ताल पर रहे और उन्होंने न तो गैस कंपनियों से सिलेंडर की खरीदी की और नई डिमांड भेजी। मध्य प्रदेश खुद करेगा क्वालिटी इंजीनियर तैयार। भोपाल में बनेगा PWD इंजीनियरों का रिसर्च सेंटर। सड़क बिल्डिंग की गुणवत्ता जांचने के लिए लैब भी बनेगी। छत्तीसगढ़ में आप देखिए 40,000 महिलाओं से 120 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया गया। छत्तीसगढ़ में 40,000 आदिवासी महिलाओं से 120 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। फ्लोरा मैक्स नाम की कंपनी ने खुद किस्त जमा करने के नाम पर महिलाओं को लोन दिलाया, लेकिन धोखाधड़ी कर कंपनी बंद कर दी। अब NCST ने हाई लेवल इन्वेस्टिगेशन के निर्देश दिए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ छुईखदान गंडाई जिले में 17 लाख की इनामी महिला नक्सली ने सरेंडर किया। कमला सोडी उर्फ उंगी उर्फ तरुणा 30 साल की उम्र है। पिछले 14 साल से नक्सली संगठन से जुड़ी हुई थी। इधर नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ में प्रेस नोट जारी किया और कहा कि सरेंडर से पार्टी को नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ में 5,000 से ज्यादा पदों के लिए पुलिस आरक्षक भर्ती होनी है। पुलिस बल के आरक्षक संवर्ग में खाली पदों के लिए जारी भर्ती प्रक्रिया अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय ने परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। 17 से 19 नवंबर तक 8 जिलों में ट्रेड टेस्ट परीक्षा होगी। हरियाणा CM की शेफाली से फोन पर बातचीत हुई है। वर्ल्ड कप विनर को बधाई दी, बोले कि पूरे प्रदेश को गर्व है। 12 नवंबर को चंडीगढ़ आएगी वर्मा। साथ ही पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकारी नौकरी के नियमों में बदलाव नहीं किया गया है तो प्रमोशन में आरक्षण सिर्फ सरकारी आदेशों या अदालती फैसलों के आधार पर लागू नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि इस तरह से दिए गए प्रमोशन नियमों के खिलाफ है। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश में आवास विकास के फ्लैट खरीदारों को प्राथमिकता पर बैंक लोन देंगे, यानी अब बैंक भी आवास विकास के फ्लैट खरीदारों को कर्ज और जानकारी देने में मदद करेंगे। उत्तर प्रदेश के शहर में हर मकान का यूनिक नंबर होगा। डाक डिलीवरी और आपदा प्रबंधन में भी मदद। लखनऊ के प्रभारी मंत्री सुरेश खन्ना ने नगर निगम के अधिकारियों से कहा कि यूनिक नंबर मैप पर भी स्पष्ट रूप से दिखाए जाएं। लखनऊ में अब हर मकान का एक यूनिक नंबर होगा, जिससे भवन स्वामियों को होने वाली परेशानियों से राहत मिल सकेगी। साथ ही उत्तर प्रदेश में शराब के ठेकों को लेकर भी नया आदेश आ गया है। राजस्व का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में शराब के नए ठेके खोले जाएंगे और नया ठेका खोलने के लिए आबकारी विभाग सीमावर्ती क्षेत्रों का सर्वेक्षण कराएगा। यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। आवंटियों और खरीदारों को राहत मिलने की संभावना है। साथ ही उत्तर प्रदेश में अगले 4 दिनों तक जमीनों की रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। यदि आप मकान जमीन की रजिस्ट्री कराने की सोच रहे हैं तो शुक्रवार को आज करा लीजिएगा। इसके बाद फिर 4 दिनों तक रजिस्ट्री का काम नहीं हो पाएगा। 12 नवंबर के बाद ही रजिस्ट्री हो सकेगी। साथ ही आप देखिए, उत्तर प्रदेश में अब इन लोगों के बिजली कनेक्शन को लेकर अपडेट। लखनऊ में बिजली कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने वालों को अब 21 दिन के भीतर आपत्तियों का निवारण करना जरूरी है, अन्यथा उनका आवेदन निरस्त हो जाएगा। ये नियम 14 अक्टूबर 2025 से लागू किया हुआ है। झारखंड से बड़ी खबर देखिए, झारखंड सरकार ने ICU और CCU में मेडिकल मैनेजमेंट को बेहतर करने के लिए एक SOP लागू करने का फैसला लिया है, यानी अस्पताल में मरीजों की भर्ती से लेकर छुट्टी देने तक का प्रोटोकॉल बनेगा। साथ ही झारखंड में आप देखिए, हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 7.25% VDA के साथ न्यूनतम मजदूरी बढ़ी है। झारखंड सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में 7.25% की बढ़ोतरी की है। श्रम विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे राज्य के लाखों श्रमिकों का फायदा होगा। SBI PO मुख्य परीक्षा के रिजल्ट जारी हो गए हैं। 541 पदों पर भर्ती। ओला की सेल दूसरी तिमाही में 44% कम हुई है। भारत की तीसरी बड़ी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर मैन्युफैक्चरर ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने जुलाई से सितंबर तिमाही में 55,000 गाड़ियां बेची हैं और सालाना आधार पर कंपनी की सेल में 44% की कमी देखी गई। वहीं पिछली तिमाही यानी अप्रैल से जून के मुकाबले 19% कम रही। LIC को दूसरी तिमाही में 10,098 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। सालाना आधार पर यह 30.65% बढ़ा है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 148 अंक गिरकर 83,311 पर बंद हुआ। निफ्टी में 88 अंकों की गिरावट रही और ये 25,509 पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव भी आपको बताते हैं। सोने चांदी के दामों में थोड़ी बढ़त देखने को मिली। 10 ग्राम सोना 251 रुपए बढ़कर 1,20,670 रुपए पर पहुंच गया। चांदी 2,092 रुपए बढ़कर 1,48,242 रुपए प्रति किलोग्राम पर रही। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 7 नवंबर शुक्रवार
शुक्रवार के ग्रह नक्षत्र मित्र योग बना रहे हैं, जिससे वृष राशि वालों को करियर में नए ऑर्डर मिल सकते हैं। कर्क राशि वालों की प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदने की योजना सफल होगी। सिंह राशि वालों की रुकावटें भी दूर होगी। निवेश के लिहाज से धनु राशि वालों के लिए अच्छा समय है। मकर राशि के लोगों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिल सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के भी योग बन रहे हैं। मीन राशि वालों के प्रॉपर्टी में निवेश करने के योग बनेंगे और बिजनेस में भी तरक्की हो सकती है। और बाकी राशियों के लिए सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतनी ही खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही ताजा खबरों के अपडेट देखते रहें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।